आप लोग उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे से होंगे। अब हमारे पास बातें हैं कि हम लोग पूरी साल फिजिक्स को किस तरीके से क्लियर करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे, है ना। आपने आज हमारे पास बैचेज के स्टार्टिंग है, यहाँ से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे को हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे कि हमारा ये जो सेशन है, जो ये तरीका है, जो बोलने का क्या करना है क्या नहीं, पहली बार बात करेंगे और आखिरी बात करेंगे, है ना। दोबारा इस बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में बातें नहीं करेंगे। क्लियर? तुम्हें क्या क्या चीजें देखना है, क्या क्या समझना है, उसके ऊपर हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले बताइए कि आज आपने ड्रॉप लिया है, तो रीजन क्या है ड्रॉप लेने का? हाँ बताइए। तो देखना जरा, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग आज की जो बैचेज है, आज हम जब हमारे पास सिलेबस स्टार्ट कर रहे होंगे, आने वाले अगले साल तक का जब हमारे पास नीट का पेपर हो रहा होगा, उससे कुछ टाइम पहले जब हम लोग आंसर की वगैरह मिलाएंगे कि हमारे पास कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आंसर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स उस टाइम निकल कर आएंगे, है ना। रियलिटी है, नीट का एग्जाम होंगे ना, रिजल्ट आएंगे। अब तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करना है, तुमने लास्ट ईयर में कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपने कितने मार्क्स अच्छे लाए, कितने गंदे लाए, है ना, उन सब से कोई बातें नहीं करेंगे। लास्ट ईयर में तुमने क्या क्या गलतियां किया उसके ऊपर बात करेंगे और उनको हम लोग इस साल खत्म करेंगे। हमारा मेन मोटिव है कि तुम्हें फिजिक्स में अगर 40-50 मार्क्स भी आ रहे हो, किसी के 10-20 भी मार्क्स आ रहे हो, तो 170 तक 150 प्लस कैसे आए, क्योंकि विदाउट फिजिक्स के तो सिलेक्शन नहीं होने। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो तुम्हें फिजिक्स अच्छा करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? हकीकत बात है ना। तो वो फिजिक्स के ऊपर हम लोग बातें करेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या चीजें इश्यूज आती है। हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ रटाया जाता है, क्या तरीका होता है ना। तो पहली बात है कि तुमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट ईयर में क्या क्या गलतियां की थी, कोई बता सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या मिस्टेक था जो इस साल नहीं करना है? यस बताइए कुछ बातें जो आप लोग बता सकते हैं। यस 11th खराब, यस। दूसरा बेस। पहला तो हमारे पास क्वेश्चन आए कि 11th हमारा बर्बाद था, यस नो? यस, ड्रॉप एरिया की बात कर रहे हैं। दूसरा और बेस, दैट इज बेसिक्स, है ना, बेसिक्स। और क्या क्या चीजें हैं? आप एक माइक ले सकते हैं, आप इनके साथ बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, क्या क्या गलतियां थी आप एक एक करके बताते जाइए। यस सर, जैसे बेसिक सही नहीं था, हाँ, पढ़ा नहीं था। जैसे लॉकडाउन के बाद से थोड़ा वो मतलब पढ़ा नहीं था, वो सब लॉकडाउन में ठीक हो गए। मतलब पहले पॉइंट ये कि बेसिक्स हमारे बहुत ज्यादा खराब रहे, यस और नो, जिसकी वजह से हमने पढ़ाई में प्रॉब्लम आई, हमसे मार्क्स नहीं आ पाया, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे हम लोग खड़े नहीं उतर पाए, है ना। अगले कोई? यस, क्या मिस्टेक रही आपकी? सर मेरी भी 11th के बेसिक्स खराब थे। 11th खराब थे हाँ 11th खराब थी और पेपर एंड टेस्ट में अच्छे टेस्ट नहीं दिए? टेस्ट कितने दिए थे? टेस्ट मैंने कम दिए थे। कम, हाँ, ठीक और है। पेपर एनालिसिस सही से नहीं होता। पेपर एनालिसिस नहीं हो हाँ, पाए, नहीं हो पाया। प्रॉपर एक टेस्ट के बाद तुमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया, दोबारा Yes. एनालाइज नहीं किया कि कौन से रिवीजन क्वेश्चंस गलत प्रॉपर नहीं हुए, हुआ। है ना, टीचर्स तुमसे नहीं कराए गए, है ना, जी। तुमने कहीं भी पढ़ा हो, हाँ, क्लियर, रिवीजन प्रॉपर नहीं था। है ना, वो सारी चीजें हमारे पास फ्लो में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ हो, है ना। अब लेकिन वो चीजें इस साल तो नहीं होना चाहिए ना। तुम्हें बेसिक्स बात की जाएंगे, फिजिक्स से डर क्यों लगता है? एवरी जितने लोग हैं यहाँ पे मैक्सिमम को फिजिक्स से फियर है, वाई, है ना, हकीकत बात। फिजिक्स में मार्क्स कम होने का रीजन ये है कि तुम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट्टा मार दो, रट्टा मारने से पास नहीं होने का, कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तू लिख के ले ले। टाइम, तुम्हें टाइम मैनेज करके रखना पड़ेगा कि तुमने कितने क्वेश्चन को कितने मिनट में सॉल्व किया है। तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत डिपेंड करेगा, तुम्हारी स्पीड डिपेंड कर देगा तुम्हारे रिजल्ट का, यस और नो, कि तुम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो पहले प्रॉब्लम तो हमें ये समझ में आया कि 11th बर्बाद रहा। दूसरा हमारे पास बेसिक स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आई, ठीक है। और क्या क्या चीजें? पेपर एनालिसिस हमसे नहीं हो पाया था, यस और नो।
पेपर एनालिसिस में प्रॉब्लम आए थे, और डिस्ट्रैक्शन, है ना। हाँ, लड़के होना डिस्ट्रैक्शन तो आ ही जाएगा, है कि नहीं? अरे आनी चाहिए, नहीं आते तो मर्द नहीं हो तुम। बेकार, सही में, है ना। ये है प्रॉब्लम। और क्या क्या प्रॉब्लम थे? लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन भी था हमारे पास। और क्या क्या पॉइंट रहे हैं बताइए, जो हमने लास्ट ईयर नहीं किया था। कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम थे, है ना, कॉन्सेप्ट्स। और आप लोग अलग अलग जगह से हो, टेस्ट नहीं दिया, लैक ऑफ टेस्ट, ठीक है, टेस्ट नहीं दे पाए आप। और कुछ पॉइंट्स, टाइम मैनेजमेंट, है ना। ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे पास लास्ट ईयर से निकल कर आ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। और कुछ पॉइंट बताइए, यस, कुछ पॉइंट जो आपने 11th में मिस्टेक की, 12th में मिस्टेक की है, तब जाकर के आप यहाँ पे हो। ये अगर कोई 12th में है, अगर ड्रॉपर में बैठ रहे हो, तो उनको क्या क्या गलती है 11th के जो अभी नहीं करने, कुछ पॉइंट बताइए, बता सकते हैं, बताइए। ओवरऑल इतनी सारी प्रॉब्लम सबकी आती है ना। हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। जब एग्जाम देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, तो टेस्ट के अंदर हमसे सॉल्यूशन ही नहीं हो पा रहे। हम यही नहीं समझ में आ रहे कि हमें क्वेश्चन पूछा क्या है, हमें पुट क्या करना है, दिया क्या है, निकालना क्या है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास एग्जाम्स के अंदर आते हैं। जब हम टेस्ट वगैरह देते हैं, उसके अंदर हमें समझ में आता है। क्लास में तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लास्ट में आने के बाद जब टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट में समझ ही नहीं आता कि हाँ ये क्वेश्चन क्या था, हालांकि वो कैसे भी कर ले। समझ में आ रहा है? तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए हम लोग इस बैच को लाए, और स्पेशली मैं इस सेंटर को आया हूँ पिछले 4-5 सेंटर को छोड़ करके। तो अब लास्ट ईयर के फिजिक्स से हमारे पास सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स आए थे, वो हमारे पास प्रॉब्लम है किसका? 11th का, कि तुम्हारे पास 11th के कॉन्सेप्ट ही नहीं थे। तो अब इन सब चीजों को तुम्हें कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास रिजल्ट आएंगे। अदरवाइज तुम एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। ये तुम्हारे क्लास का बायो नहीं है कि तुम आओगे, पढ़ के चले जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। फिजिक्स है, मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ोगे, थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे, केसेस को नहीं पढ़ोगे, जब तक कि कुछ भी फायदा नहीं है तुम्हारे। क्लियर? सिर्फ थ्योरी नहीं है कि आए हिस्ट्री की तरफ पढ़ा और चला गया। समझ में आ रहा है? क्लास में तुम्हें एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, पूरी साल तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे खड़े होकर के पूरे क्लास में तुम्हें एनर्जी में लाने के लिए रोज रोज डोज दूंगा, है ना, वो चीजें नहीं होंगी। क्लियर? मैं क्लास में ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये रियलिटी है। जो पढ़ेंगे उन पे ध्यान दूंगा, जो नहीं पढ़ेंगे ध्यान में नहीं दूंगा। मजाक साइड के कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने हैं। तुम में से ही कोई ना कोई तो यहाँ पे रिजल्ट लाएगा, ये तो रियलिटी है। अब कौन लाएगा? जो मेरी बातों को समझ रहा है, जो चीजों को फॉलो करेगा। मैंने कई बार बताया है कि परफेक्शन से सिलेक्शन नहीं आते हैं, कंसिस्टेंसी से आते हैं। सिलेक्शन डिमांड्स कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। आप बहुत अच्छे परफेक्ट हो लाइफ में, आप अपने में बहुत ज्यादा तिस्मा खान हो, मतलब नहीं रखता है, वो रिजल्ट नहीं देते हैं जब तक कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। आप चीजों को एक साथ पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, आप सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, घर पे जाके 40-50 क्वेश्चन एक टॉपिक के कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीजें तुम्हारे रिजल्ट डिसाइड करेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो होप्स तूने लास्ट ईयर क्या किया, कैसे किया, कहाँ किया, मैं उनसे मतलब नहीं रखता हूँ, ना मैं उनके बारे में बातें करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो तुम्हारे पास फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कॉन्सेप्ट समझाने की गारंटी मेरी, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझा के लेकर जाऊंगा, मेरी गारंटी है। क्लास के अंदर चाहे JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे एडवांस के क्वेश्चन हो, उन सारे को क्लास में कराने की गारंटी मेरी। तुम्हारा गारंटी बस एक चाहिए कि जितना कराया जाए उन सब चीज को पढ़ोगे। क्या तुमने कहाँ गलती की, तुम्हारी रिवीजन की क्या स्ट्रेटेजी थी, वो तुम अपनाओ, देख करके जाओ, समझो, सुनो, तब जाके रिजल्ट आएंगे। ऐसे रिजल्ट नहीं आने का। समझ में आ रहा है? फर्स्ट डे 11th को कैसे क्लियर करेंगे? जब हम 12th, हम ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे होंगे कल से क्लास में, पहली क्लास से मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक मैथमेटिक्स से, जो बेसिक टूल्स जो नीड है फिजिक्स को समझने के लिए, ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे तुम अभी 10th पास आउट होकर आए हो, 11th के स्टूडेंट हो, फ्रेशर्स हो। क्लियर? बेसिक मैथ्स तक। ऐसा नहीं है कि उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाए खुश करके चले जाओ, खुश होने के सिर्फ सिलेक्शन नहीं होने का, समझे आप?
इधर उधर के जो वीडियोस देखते हो, सेमिनार देखते हो, चीज़ों को देखते हो, उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके क्लास के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होते एग्जाम के लिए। आप यूट्यूब पे वन शॉट लेक्चर देख लो भाई, उससे सिलेक्शन नहीं होने का। आप खुश होने के लिए नहीं पढ़ोगे, आप सिलेक्ट होके लिए पढ़ोगे, है ना। आई नो कि बहुत हार्ड काम है, बहुत मुश्किलें आएंगी, ऐसा नहीं है कि इजी, इजी तो नहीं है। अगर इजी होता तो तुम यहाँ नहीं होते, ये तो रियलिटी है कि नहीं है। अगर इजी होता तो तुम तो यहाँ नहीं होते ना। मुश्किल तो है, लेकिन इसको करने का आसान तरीका अपनाया जा सकता है। अब वो तरीका कैसे होंगे, पूरे क्लासेस के अंदर हम लोग ये बात करेंगे। दूसरी गलतियां हमारे पास है कि बेसिक बहुत ज्यादा डल था, बेसिक्स की वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए। तो बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स को फील करके समझना है, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप रट्टा मार रहे हैं तो आप एक दो टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम्स के दिन आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, मेरी गारंटी है। तो कॉन्सेप्ट को समझने हैं, रट्टा नहीं मारना है। दूसरा, स्पीड का, किसी किसी से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन को 4 मिनट में कर रहे, 5 मिनट में कर रहे, है ना। ओवरऑल 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ रहे, 50 क्वेश्चन करके आ रहे, 180 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, क्योंकि टाइम के लिमिट नहीं पता चला। तो तुम्हें क्लास के अंदर टाइम को भी ध्यान रखना है कि हाँ ये टाइमिंग है, ये चीजें करने हैं, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास एक दिन में नहीं बढ़ेंगे, आपको स्पीड बढ़ाना डेली बाई डेली काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे काम करोगे, मान लो कि आज क्लास हुए, कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया कि हमारे पास कौन सा, मान लो कुलम्स लॉ हुए, ठीक है। अब कुलम्स लॉ के ऊपर 40-50 क्वेश्चन कम से कम होमवर्क में सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लास के अंदर 40-50 क्वेश्चन होंगे ना। 40-50 क्वेश्चन क्लास में है, 40-50 आप घर पे जाकर सॉल्व करोगे। अदर ओवरऑल बातें ये हैं कि तुम्हें एक चैप्टर का नहीं, एक टॉपिक वाइज काम करना है। अगर आप टॉपिक वाइज काम करते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आप स्पीड के साथ करते हो, स्टॉप वॉच यूज करके करते हो कि 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करने, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं होने का। ऐसा नहीं है कि परफेक्शन कुछ एक दिन में आ जाते हैं, उसको करने के लिए टाइम लगता है। आप समझेंगे, आप चीजों को करेंगे, धीरे धीरे चीज आगे बढ़ोगे, हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कि पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं वो अगर बोलूंगा कि तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो वो तुम्हारा पेपर एनालिसिस है। पता है क्या रीजन, जैसे टेस्ट हुआ, ठीक है, टेस्ट के बाद हमारे पास सॉल्यूशंस हुए, मेजर टीचर जो है सॉल्यूशंस नहीं कराते, है ना। आप XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, सॉल्यूशंस नहीं होते। सॉल्यूशन क्यों नहीं होते, अगर सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास तो रिजल्ट्स, जैसे क्वेश्चन हुए, हमने आज जो किया था सॉल्यूशन, तो उसके अंदर क्या था, हमने जो क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे पास मिले थे, उसी क्वेश्चन को दोबारा जो प्रॉब्लम आई थी सॉल्व कर दिया। एनालिसिस क्या होता है, यही ना कि जो मिस्टेक्स हुए, कहाँ पे गलतियां हुआ, हमने कहाँ पे लैग किया है, कहाँ पे सुधारने की नीड है। अब एक तरीका है पेपर एनालिसिस का, आप एक पेज बनाएंगे A4 साइज का, टेस्ट बाय टेस्ट। मान लो कि हमारे पास टेस्ट हो रहे हैं, ये A4 साइज है, क्लियर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया सब्जेक्ट, क्लियर, फुल मार्क्स, ठीक है, टाइमिंग सब लिख दिया, क्लियर। हमारे पास क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन, मान लो कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स के हमने किया है, क्लियर। इस 45 क्वेश्चंस के अंदर आपने कितने करेक्ट किए हैं, करेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इनकरेक्ट लिखेंगे, ऑन अटेम्प्ट लिखेंगे, ओवरऑल टोटल मार्क्स लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होंगे पेज का, उस पेज में आप लिखेंगे कि कौन से क्वेश्चन पे आपने गलत किया है, उस क्वेश्चंस को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। इससे फायदा क्या है कि जब आप दोबारा टेस्ट दोगे तो पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लोगे। ओवरऑल जो अच्छे टॉपिक होंगे, जो क्लियर है, उसे तो मार्क्स आ ही रहे होंगे। जिससे नहीं आए तो रीजन यही होगा ना कि उस टॉपिक को हमारा क्लियर नहीं है। तो आप टॉपिक वाइज काम करेंगे, क्लियर, चीजों को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, चीजों को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आगे की तरफ चलेंगे, क्लियर। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, फिजिक्स है, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। आपको फिजिक्स है, फिजिक्स को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप अगर केस को देख रहे हैं, केसेस अलग अलग खुद से लेने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि अगले वाले में जब हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आप इन चीजों को समझेंगे, बेसिक्स को समझेंगे, स्पीड को मेंटेन रखेंगे और हमारे पास एनालिसिस को अच्छे तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। देखो डिस्ट्रैक्शन मेजर प्रॉब्लम है, एक तुम्हारे साथ ही नहीं है। ये अगर 25 लाख स्टूडेंट है
तो 25 लाख में से कम 20 लाख जो बच्चे हैं, 24 कम से कम 15 लाख तो होंगे। 24 लाख अरे मान लो 25 ही, है ना, 25 क्लियर ना। कम से कम 60% लोग डिस्ट्रैक्शन में आते हैं, 60 to 70 मान लेते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। अब 60 to 70% कौन से डिस्ट्रैक्शन है? सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? 100% में से 60 to 70% लोग डिस्ट्रैक्शन में है, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाते। रीजन सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, है ना, और फ्रेंड सर्कल, है ना, हार्मोनल चेंजेस, है ना, मतलब मुस्कुरा रहे हैं, हकीकत बात है क्या दीदी, सही बात है कि नहीं? हकीकत बात है। आप इन चीजों को समझेंगे, इन चीजों को क्लियर करेंगे। देखो मैं तुम्हें ईमानदारी बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, ठीक है। अगर आप कॉलेज में चले जाते हैं, अभी करने के लिए मैं मना करूंगा। आप कुछ भी कर रहे हो अभी मत करो। सबके टाइम होते, सबका एक उचित, क्या बोलते हैं, सुटेबल टाइम आता है ना, जहाँ पे चीजें करोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। अभी जाओगे घर पे, बोलो कि पापा ये लड़की पसंद आई है, चप्पल मारेंगे, है कि नहीं, है ना। आज से 5 साल बाद देखो, नाम के पहले डॉक्टर लगा होगा, बोलोगे ये इंजीनियर लगा होगा, है ना, आईआईटी सिलेक्टेड हो, कोई जीएमसी आईएम्स में हो, क्लियर, जाके बोलोगे लड़की पसंद है, ठीक है, कर लो जो मर्जी, है ना। तुम्हारी इज्जत नहीं है, ऐसा मत सोचो कि तेरी इज्जत हो रही है, तुम्हारे जॉब की इज्जत हो रही है। तुम्हारे परिवार से लेकर, बाहर से लेकर सोशल तक का लोग तुम्हारे इज्जत नहीं करते हैं। तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये रियलिटी है भाई। बोलोगे पैसों से इज्जत नहीं होता है, होते हैं, तुम बातों को समझो, ठीक है। डिग्री से इज्जत होता है। मान लो कोई बीएससी कर रहा हो और तू डॉक्टरी कर रहा हो, एमबीबीएस कर रहा हो, इज्जत तुम्हारी ज्यादा होंगी, समझ में आ रहा है। तो सब डिपेंड करता है तुम्हारे सरनेम पे कि तुम टाइटल क्या लगा रहे हो अपने नाम के आगे, तुमने कहाँ से पढ़ाई की है, तुमने कहाँ से क्या चीजें की है। तो करना गलत नहीं है, लेकिन सबके लिए टाइम है। चाहे लड़कियां हो, अगर आप डॉक्टर्स बन जाते, इंजीनियरिंग अच्छे कॉलेज वगैरह से करते हो, मेडिकल में जाते हो, एमबीबीएस कर लेते हो, तो तुम लोगों की चॉइस नहीं रहोगे, चॉइस रहेगी तुम्हारी। और बेटियों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये रियलिटी है ना। इनसे तो ज्यादा उम्मीद घर वाले को रहती है कब, कि बच्चा बड़ा होगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, माँ बाप हैं, उनको पालेंगे, है ना। देखो बेटियां पराया धन है, यह हकीकत बात है। तुम्हारा अपना घर नहीं है वो। तुम्हारा अपना घर कौन सा है? जब तुम्हारी शादी होगी, जहां तुम जाओगे, वो तुम्हारा अपना घर। ये रियलिटी है। भले बोलोगे कि नहीं पापा के साथ रहेंगे, नहीं रहते हैं ना लोग। वो कहने की बात है कि साथ में रहेंगे, है ना, पापा है हमारे, कैसे छोड़ के जाएंगे, नहीं जाना पड़ता है, मानते हो ना, घर पे। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, हम, है ना। एक टाइम है, 10 साल बाद, 5 साल बाद हमारे जो वालिदैन हैं, वालिदैन कितने बड़े हो जाएंगे, हैं, जिनकी एज 40-50 होगी, 60 पहुंच जाएंगे, है ना। किसी की 50 होगी तो 60 पे चले जाएंगे, 70 पे चले जाएंगे। ओवरऑल उनके कमाने का एज खत्म हो रहा है, ये बात तो समझो तुम। समझ में आ रहा है तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? बेटियां सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि बेटों पे ही जिम्मेदारियां है। बेटियां सपोर्ट करती है कब? जब बेटियां अच्छी करेगा तो। आप कल को 1-2 लाख रुपए मंथली कमा रहे हो, अपने फादर को 50,000 रुपये महीने में क्या प्रॉब्लम, दे सकते हो, है कि नहीं है? तुम कहीं जाओगे, तुम्हारी शादी होगी, तो तुम्हारी चॉइस होगी, तुम दूसरों की चॉइस नहीं होगे। इंडिपेंडेंट लेडीज बनो, फ्रीडम पाओ, समझ में आ रहा है? जरूरी है, समाज में बहुत जरूरी है। तुम पे ये खुदा की इनायत है कि तुम यहाँ पे हो। लोगों को मौका नहीं मिलता है क्लास 8वीं के बाद पढ़ने का, बात समझ रहे हो। तो थोड़े बहुत देर के लिए तो इनके डिस्ट्रैक्शन अफोर्डेबल हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रैक्शन अफोर्डेबल नहीं होंगे, क्लियर। आपको 1 साल का टाइम है, 1 साल के अंदर में बहुत अच्छा कुछ करना है, बहुत अच्छी चीजों को तुम्हें सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। हमारे माँ बाप धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, तुम्हें पता है ना, सब अपने वालिदैन को देखते होंगे, है कि नहीं है। ज्यादा ज्यादा 10 साल 20 साल मान लो, ज्यादा ज्यादा, है ना। उनके बाद उनकी कमाने की एज खत्म होने वाली है, उनको आराम का टाइम आने वाला है ना। अब वो चीजें कहाँ से मिलेंगी? वो तुम दिलाओगे ना भाई, चाहे बेटियां दिलाए चाहे बेटे दिलाए,
दिलाते तो हैं, जो अच्छा कर चुके हैं लड़कियां भी, है ना। जो लड़कियां घर से बाहर पढ़ने निकलती हैं उनके ऊपर ज्यादा होप्स होते हैं, ये रियलिटी है। अगर कोई अपने दहलीज से बाहर जाने दे रहे हैं अपने माँ बाप, अपने बेटियों को, अपनी बहनों को, है ना, जो लड़के हैं, है ना, तो उनपे ज्यादा होप्स हैं एज कम्पेयर टू जो घर में है। तो उस होप्स को तुम्हें रखने हैं, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। बदतमीजी जैसे फोन मिला हुआ है, आप सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हो, है ना, वो नहीं होनी चाहिए, पूरी साल नहीं होनी चाहिए, बरोबर ना, क्लियर। जब एक बार आप सिलेक्ट होकर आओ, एक बार चीजें करके जाओ, उसके बाद करो ना, क्या प्रॉब्लम है। कॉलेज में जाने के बाद करो, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मजा आता है। हाँ, आज बंक भी करोगे कॉलेज के में जाने के बाद तो तुम्हें उतना रिग्रेट नहीं होगा। आई नो कि एमबीबीएस की पढ़ाई से बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन रिलैक्सिंग है, आप स्टेबल रहेंगे, आप रिलैक्स माइंड से पढ़ेंगे। यहाँ रिलैक्स नहीं है, यहाँ कंपटीशन है, क्लियर। वहां भले तुम एमबीबीएस तो कर लोगे, डॉक्टर्स तो तुम बन जाओगे, इसमें नो डाउट। तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा एमबीबीएस के दौरान में, तुम पढ़ाई करके सेमेस्टर तो पास कर सकते। बोला जाता है कि जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च करनी चाहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने में खर्च करनी चाहिए। समझ में आ रहा है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके रिजल्ट डे बाय डे 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 अच्छे होते जाएंगे, है ना। तो उम्मीदें दोनों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक से उम्मीद है घर वालों का। हमारे माँ बाप से जो हमारी उम्मीदें हैं वो साइलेंट एक्सपेक्टेशन है, वो चीजें बाहर नहीं आते हैं, है ना। मुझे याद है जब मेरे रिजल्ट आए थे, मेरी माँ के चेहरे पे खुशी थी, वो मैंने देखा था। मेरे फादर के जो चेहरे पे खुशी थी वो मैंने नहीं देखा था। पता है क्यों? क्योंकि खुशी गम दोनों छिपा के रखते हो। ऐसा नहीं, वो प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं। जितनी माँ प्यार करती है उससे 10 गुना प्यार पापा करते हैं। और इस मतलब कि पर्सनली मैंने फील किया है। आज मैं घर पे भी जाऊं, 10 बजे के बाद अगर मैं घर पे नहीं मिलता हूं, मेरी माँ 1 कॉल करेगी, मेरे पापा 10 कॉल करेंगे। अब ऐसे सबका है, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, फादर को अपने औलाद से बहुत उम्मीद है। वो चीजें दिखता नहीं है, माँ तो कह देती है ना भाई कि हाँ ये है वो है ना, ये चीजें हैं। पापा बताते नहीं है, उनके जो साइलेंट एक्सपेक्टेशन है, जो हिडन चीजें हैं, वो ज्यादा खुश नहीं होते, है ना। ज्यादा गम भी हो, बहुत ज्यादा गम भी होगा तो हमें दिखता नहीं है कि हमारे फादर जो हमारे वालिद साहब जो है वो परेशान है, दिखता नहीं है। हम उनके चेहरे पे हम वो झलक नहीं पाते को कितने गम में है ना। तो उम्मीदें बहुत रखते हैं घर वाले, माँ बाप की उम्मीदों पे खड़े उतरना है। आप चीजों को समझेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, है ना। ये उम्मीद तुम्हारे माँ बाप के भी है और हमारे भी है। आज पढ़ रहे हो तुम, कल डॉक्टर बन जाते हो। अरे ना भी वैसी तो तुम इतना तो याद रखेगा ना यार कि फिजिक्स इनसे पढ़ा था, है ना। थोड़े बहुत भी तो थोड़ा सा चीजें तो बताओगे ना। चलो ठीक है, नहीं बताओगे, किसी को नहीं बताओ, तुम्हें तो एहसास रहेगा ना कि तुम्हारी सिलेक्शन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा है ना। मैं एक शहर गया पढ़ने लिए, 11th की बात है, ठीक है। 11th में तो पढ़ के चला, 12th में जहां मैं शहर गया था पढ़ने, जहां मैं पढ़ने गया मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी गए थे। यस, रियलिटी है। सिलेक्शन किसी एक के कुर्बानी से नहीं होता है, सिलेक्शन तुम्हारे पूरे घर वाले पे डिपेंड करता है। तुम्हारे सिलेक्शन में उतना ही कंट्रीब्यूशन जितना कि तुम्हारा है, उतना ही तुम्हारे टीचर का है, उससे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप के। आज मेरे सिलेक्शन पे जो मैं सिलेक्ट हुआ था, तो मेरे सिलेक्शन में मेरे माँ बाप के बहुत बड़े रोल थे। मैं कोचिंग करने जाता था तो मेरे पढ़ने के लिए मेरे साथ मेरे माँ बाप रहते थे, ताकि बच्चा एक बार 1 साल की बात है निकाल ले एग्जाम, फिर तो आराम से रहना ही इसको। फिर तो सिर्फ मेरी तैयारी के लिए मेरे माँ बाप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हुए थे, उनके साथ रहकर मैं तैयारी किया था 1 साल। समझ में आ रहा है? चीजें हैं, चीजें कंप्लीट हो रही है। इस चीजें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो तुम्हारा कितना सिलेक्शन हो रहा है, कितनी चीजें नहीं, वो सब इफेक्ट डालेगा तुम्हारे परिवार पे। और स्पेशली तुम मर्द हो, है ना, तुम पे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, घर की, समाज की, है ना, दोस्तों की। आज तुम एक साथ बैठे हो, मान लो किसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है,
वो रिग्रेट जो है ना लाइफ का, बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, क्या यार ये चीजें करना था, ये चीजें हमने नहीं कर पाए, अगर ये हो जाता तो मजा आ जाता। मानते हो कि नहीं मानते? वैसे ही इनके ऊपर भी, इनके ऊपर उम्मीदें बहुत है लेकिन तुमसे कम है, जो रियलिटी है। एक्सपेक्टेशन तो इनके ऊपर भी है, लड़कियों के ऊपर भी है, लेकिन तुम्हारे कंपैरिजन में कम है। पता है क्यों? क्योंकि तुम लास्ट में जाकर उनके कांधे बनोगे, घर वाले पे, माँ बाप बूढ़े होंगे, तुम उनका सहारा दोगे। बेटियां का क्या है, अच्छा इनको जॉब मिले, अच्छे पोजीशन तक पहुंचाया, पता है किस लिए जाता है? ताकि ये दूसरे की चॉइस ना बन सके, इनके चॉइस लोग बने। रीजन यही है, मानते हो कि नहीं मानते? वरना बेटी से उम्मीद ज्यादा नहीं होती कि हाँ मेरे बुढ़ापे का कांधा बनेगा, नहीं, बेटों से होता है। समझ में आ रहा है? तो तुम अपने लिए ही सेल्फिश बनकर ही तुम अच्छे तरीके से पढ़ना। मान लो कि तुम 1 साल के लिए सेल्फिश रहो, है ना, हाँ लोग बोल रहे हैं कि तुम अच्छे दोस्त नहीं है तो नहीं, है ना, दूसरों को खुश नहीं करना है। दूसरे तुम्हारे वजह से कितने खुश हो रहे हैं, तुम कितने चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो चीजों पे डिपेंड नहीं करना, उन पे चीजों पे फोकस नहीं करना मेरा भाई। समझ में आ रहा है? तुम अपने ऊपर काम करना, तुम्हारे ऊपर जो काम है वो माँ बाप के बारे में सोचना, ठीक है, तुम्हारे फादर तुम्हारे सिलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी मदर तुम्हारे सिलेक्शन के लिए वेट कर रहे हैं ताकि तुम एक बार सिलेक्ट हो। वो उनका भी तो मन होता है ना भाई कि मेरा बच्चा अच्छा जाए, मैं स्टेटस लगाऊं, है ना। हकीकत बात है, हमारे मदर भले 90s के हैं, है ना, जिनका सोशल मीडिया अकाउंट अभी तक नहीं है, लेकिन उनको भी एक उम्मीद है कि बेटा डॉक्टर बनेगा, लोगों को बताएंगे, अच्छा लगेगा समाज में। आई नो कि खुदा इज्जत देने वाला है, जिल्लत देने वाला है, ये रियलिटी है, लेकिन सामाजिक बिहेवियर से आप कितने पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हो वो आपको इज्जत दिलाता है। मानते हो कि नहीं मानते? है ना। तो वो चीजें तुम्हें मानना पड़ेगा, वो चीजों को करना पड़ेगा। माँ बाप के सपनों के साथ कोई खिलवाड़ मत करना लाइफ में। अगर तूने ये खिलवाड़ किया तो तू कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। मान ले आगे चल के तूने पढ़ भी लिया, क्या फायदा भाई, लेट हो गया। लेट नहीं होना चाहिए। हमने जब मैं था प्रिपरेशन टाइम में, तो मैं खुदा से एक ही दुआ करता था कि अल्लाह अगर मुझे कोई चीज दिलाना तो जल्दी दिलाना, ऐसा ना हो कि उसको देखने के लिए लोग ना रहे, देखने वाले ही न रहे जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिनके लिए हमने ख्वाब सोचे हैं। अब रिवीजन के ऊपर चलते हैं। रिवीजन करने का तरीका क्या है, कुछ बता सकते हैं? कुछ तुमने उम्मीदें किया हो, है ना। रिवीजन करने का तरीका क्या है? रिपीटेशन। और तुमने लास्ट ईयर क्या गलती किया था, रिवीजन कैसे नहीं किया था, मतलब पढ़ के छोड़ दिया, है ना। अब उनको नहीं करना है, अब तुम्हें तरीका यूज करना है। क्या यूज करना है? मान लो कि हमारे पास रिवीजन की बात हो रही है, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आज, क्लियर, डेली वाइज डेली तो रिवीजन होते ही है। जैसे कि आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर रिवीजन किया, थोड़ा देर पढ़ा। तरीका ये है कि जैसे तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, क्लास खत्म हो रही है, क्लास खत्म होने के बाद बंद करो नोटबुक को, जितने तरीके की चीजें आज तुमने पढ़ा है, मान लो कि आज 1 घंटे क्लास हुई, ठीक है, मैंने इसमें तुम्हें एनएलएम पढ़ाया, ठीक है, मान लो, ठीक है, वहां पे तुम्हें ग्रेविटेशनल वगैरह चीजें सिखाया, ठीक है, वहां पे ड्रॉप ड्रॉप सिखाया, थ्रोन सिखाया, क्लियर। अब जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं उनको एक बार क्लास के अंदर फुली कंसंट्रेशन होकर सुनना, ठीक है, और जब क्लास खत्म हो तो बंद करना, खुद से लिखना स्टार्ट करना। इससे पता क्या है, मेमोरीज अच्छे हो जाएंगे, पहला तरीका है। दूसरा क्या है कि जब आप घर पे जाओ तो इन चीजों को दोबारा पढ़ के क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब उसको कल नहीं करना है रिवीजन, फिर चौथे दिन करना है। कितने दिन? चौथे दिन एक बार रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब तक वो चैप्टर चल रहा हो यही तरीका यूज करना है, ठीक है। अब उसको 7वें दिन करेंगे, समझ में आए? एक बार रिवीजन किया, क्वेश्चन किया, आगे बढ़े, क्लियर। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक बार फुल्ली चीजों को, फुल्ली चैप्टर को रिवीजन करेंगे, ठीक है, और टेस्ट देने पर बैठ जाएंगे। मान लो कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, सर्कुलर मोशन मान लेते हैं, क्लियर। तो जो हमने अभी एनएलएम पढ़ा था उसको है ना 7 डेज पे लगा लो, 7 दिन पे एक बार 2 घंटे रिवीजन करना है बस, मतलब हर हफ्ते एक बार। मान लो धीरे धीरे सिलेबस बड़ा होता गया, ठीक है, तो उसको 7 की जगह पे 14 कर दे। इस तरीके से करता स्टार्ट करो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, रिवीजन क्वेश्चन से होते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि तुम कॉन्सेप्ट को रट्टा मारने बैठ जाओ, हाँ ना, ऐसा नहीं होता है, क्लियर। तुम क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस इस तरीके से ड्रॉपर में फॉर्म किए गए हैं, मैं तुम्हें बता दूं
पहले तो क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। एक टॉपिक पे कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। क्लास के अंदर के क्वेश्चन, फिर तुम्हें डीपीपी मिलेंगे, डीपीपी के बाद जो है फिर मेरे बनाए हुए प्रैक्टिस प्रॉब्लम तुम्हें मिलेंगे, ठीक है, मेरे बनाए हुए। फिर उसके बाद तुम्हें नीट रेप्लिका क्वेश्चन मिलेंगे। नीट रेप्लिका क्वेश्चन वैसे होंगे जो तुम्हारे लास्ट 10-15 सालों के अंदर जितने क्वेश्चन हुए, जितने कॉन्सेप्ट हुए, उसके बेसिस पे तुम्हें बना करके तुम्हें सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ये तरीका रिवीजन का। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे? कुछ ही मत करना, जो जैसे मेरी क्लास चल रही है उस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से सुनना समझना। मुझे वैसे बच्चे नहीं चाहिए जिनको कुछ आता हो, बहुत जानकारी वाले बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, है ना? जो जीरे पे हो, जो खाली हो, वो सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना ईगोरेंस नहीं आते, ईगो नहीं होते कि मुझे कुछ आता है। उनको पता है कि मैं जीरो पे हूं, मैं खाली हूं, है ना? अभी खाली चीजें हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे, चीजों को सुनेंगे। और जिनको कुछ पता होता है, पता है क्या करते हैं? क्लास के बीच में एक्स्ट्रा चलते हैं, है ना? तो आप ऐसे करके बैठना फिजिक्स में जैसे आपको कुछ नहीं आता हो, है ना? मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं आना, है ना? ऐसे बैठना कि कुछ भी आता ही नहीं हो, आप जीरो पे हो, आप चीजों को फ्रेशर से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश से स्टार्ट करो, फिर से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, है ना? इस ईगो के साथ बैठना कि लर्निंग एटीट्यूड होनी चाहिए, फालतू एटीट्यूड नहीं होनी चाहिए क्लास में, ठीक है? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझने का एक ही रीजन है कि आप जीरो पे आके बैठना, जो चीजें समझाई जा रही है क्लास के अंदर पढ़ना, जितना कराया जाएगा उस पर ट्रस्ट रखना, अपने टीचर्स पे ब्लाइंडली फॉलो करना। टेस्ट नहीं देने का रीजन क्या है? तुम्हें डर लगता है कि टेस्ट देंगे मार्क्स कम हो जाएंगे, है ना? कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएंगे, ग्रुप पे नंबर जाएंगे, घर वाले को पता चलेंगे, घर वाले अच्छे से, है ना? तो ऐसा गलती मत कर, यही तुम्हारी गलती है, इसी को सुधारना। रियलाइज होनी चाहिए, अगर टेस्ट में किसी के मार्क्स कम हो रहे हैं तो आप उसको बैड एगोरेंस नहीं लेंगे, आप उसको ईगो पे लेंगे और ईगो के साथ उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ईगो होना लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं, ये रियलिटी है। अगर आपको बहुत अच्छा कुछ करना है तो आपके अंदर ईगो होना चाहिए। ईगो कैन चेंज एवरीथिंग। समझ में आ रहा है? ये रियलिटी है। आपके अंदर ईगो होना चाहिए, अगर ईगो है तो आप लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, अदरवाइज। और ईगो नहीं है कि वो गंदा वाला ईगो है, हाँ ना, अच्छा वाला, चीजों को समझने वाला, है ना? तो ईगो क्लास में होनी चाहिए कब? जब आपके टेस्ट में मार्क्स खराब आए, टीचर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं तुम्हें कुछ बोल दूं, है ना? तुम उसको ईगो पे लो चीजों को कि नहीं, अगर इसमें खराब हुए तो अगले में खराब नहीं होने दूंगा, अगली बार, इस बार गालियां मिली है, अगली बार तालियां होनी चाहिए, यही इस तरीके से चीज, है ना? तो ईगो रखना क्लास के अंदर कैसे? लर्निंग वाले, ठीक है? फालतू ईगो नहीं। क्लियर? बाकी आपका कितना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप बाहर छोड़ कर आइए, क्लास के अंदर मत रखिएगा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी रिस्पेक्ट हमारे लिए जीरो के बराबर है, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप अपने रिस्पेक्ट को यहाँ पे मेजर नहीं करेंगे, नहीं आप अपने को वैल्यू देंगे कि हम ये हैं वो हैं। आप कुछ भी हैं, आप क्लास से बाहर हैं, क्लास के अंदर हैं, आपके अंदर जीरो इगोरेंस होनी चाहिए, जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तुम्हारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत कब होगी? जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे, घर वाले भी करेंगे, हम भी करेंगे, तब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगा दूंगा। अब हम लोग सारी बातें क्लास के अंदर करेंगे, जितने सारी मिस्टेक्स है उनको हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में रिपीट नहीं करेंगे। जितनी बातें हुई हैं सब पे अच्छे तरीके से फोकस रखेंगे, ठीक है? क्लास को सीरियसली लेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, धीरे धीरे मेहनत करेंगे। आप मेरे साथ चलिए, आप ऐसे करके चलेंगे, इंशाल्लाह लाइफ में अच्छा करेंगे, सिलेक्शन होंगे, इन्हीं बीच से कोई ना कोई डॉक्टर बनेंगे, ठीक है? बाकी हम लोग क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं अंदर की तरफ हम लोग बातें करना स्टार्ट करेंगे। हमारा बैच कल से पहला लेक्चर जाना स्टार्ट हो रहा है। एक्सपेक्टेशन से काम करने हैं, आपके ऊपर बहुत सारे उम्मीदें हैं, आपके माँ बाप के, आपके भाई बहन के, दोस्त यार के, समझे? उन सब के एक्सपेक्टेशन को अच्छे तरीके से निभाना है और सिलेक्ट होकर के दिखाना है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।